गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के गद्य भाग का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लहसा की ओर और इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 1930 में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विद्याओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा जो 6 भाग में था, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमाग की गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। यानी इनकी कुल पुस्तकों की संख्या 150 लिखी हुई है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी जो लुप्त प्राय यानी जो लुप्त हो गई थी, खो गई थी, उस सामग्री को लिखने का कार्य इन्होंने किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब यहाँ पे आपके जो पाठ का सार दिया हुआ है कि कहाँ के लिए लिखा गया था, कहाँ की लेखक ने यात्रा की थी। तिब्बत। राहुल जी ने तिब्बत यात्रा से लिया गया है ये चैप्टर। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी, नेपाल की यात्रा की थी। 1930 में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसमें भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। भारतीयों को तिब्बत यात्रा नहीं जाने दिया जाता था, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। यानी भिखमंगे बन कर के वहाँ पे गए थे ये। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। यानी उस टाइम पे तिब्बत की जो राजधानी थी वो लहसा थी और वहाँ चैप्टर का नाम भी इन्होंने लहसा ही दे दिया। इस यात्रा वृत्तांत से हम उस समय की तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे इनका चैप्टर है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता फरी कलिंग पोंड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। यानी व्यापार करने का रास्ता ही नहीं था, यहाँ पे सैनिक लोग भी इधर से ही जाते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। जहाँ पे फौजी ठहरते हैं वहाँ पे फौजी चौकियाँ बनी हुई थी, किले भी बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी है, कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और उन्हें औरतें पर्दा करती थी। वहाँ की स्त्रियाँ जो अच्छे से रहती थी वहाँ पे नहीं तो पर्दा पड़ता था। वह आपके लिए वहाँ पे घर की बहू या सास हो अपनी झोली में से चाय दे सकते थे। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय थोड़ी चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की ही बना के मिट्टी के टोड़ीदार बर्तन, खोटी यानी वहाँ पे मिट्टी के बर्तन को खोटी बोलते हैं,
आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको इस बात का डर है कि जो मैं मक्खन दूंगा उस मक्खन में कहीं वह रख नहीं ले, तो आप उनके चूल्हे तक जा कर के उसको पका करके ला सकते हो और ज़रूरत आपसे अपना मक्खन डाल सकते हो। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, यानी जो हमें छोड़ने आया था वो जो रास्ते का उसका किराया था वो मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले की आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ पे ये भी किसी स्थान का नाम है। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, क्योंकि लेखक भी वहाँ पे एक भिखारी बन के ही गए थे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। वो भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों के उस वक्त की मनोवर्ती पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त झड़ पीकर बहुत कम होश आवास को दुरुस्त रखते हैं। यानी वहाँ के लोग एक नशीले पेय पदार्थ का सेवन करते हैं जो शाम को पीने के बाद में उन्हें होश कम रहता है। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, जहाँ 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यानी अगर गांव में कोई लोग किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी परवाह की जाती है कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है, लेकिन अगर वहाँ पे बाहर जंगल में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी कोई परवाह नहीं की जाती है। हथियार का कानून रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गाँव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम अपनी उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची दया दया एक पैसा कहते। यानी हम भिखमंगे का वेश करके वहाँ पे गए थे, तो जो भी हमें कुछ पहचानने की कोशिश करता तो हम दया करके दया करो दया करको करके भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। यानी वहाँ पे तिब्बत में समुद्र तल से बहुत ऊंचाई थी। हमारी दक्षिण यानी दक्षिणी तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चल गए थे। बीठे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ हम बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। यानी वहाँ पे चढ़ना तो मुश्किल था लेकिन उतरना बिल्कुल आसान था। शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। यानी लेखक कहता है कि मेरा जो घोड़ा था वो थकावट के कारण धीमा चलने लग गया, लेकिन मैं उसे मारना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पीछे रह गया। मैं दनक्वी वस्तों की तरह, यहाँ पे दनक्वी वस्तों का अर्थ होता है स्पेनिश उपन्यासकार सर्वेते 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक जो घोड़े पर चलता है उसको बोलते हैं। दनक्विक्सों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था।
जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते पड़ फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चल गया। आगे एक घर पूछने से पता चल लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने ओर वाला था। स्थान का नाम है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमती इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। मंगोल जाति का मुंह लाल होता है और उनकी जो नाक दबा हुआ रहता है। अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने तो 2 टोकरी कंडे फू डाले। कंडे का मतलब होता है गाय भैंस के गोबर से बनाए हुए, जिससे अपन चूल्हे में जलाते हैं। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमती को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान यानी जो सुमती के जानने पहचानने वाले या जिनके संपर्क में ये काम करते हैं। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुकमा मिला। थुकमा एक ऐसी सत्तू या चावल के साथ मूली हड्डी और मांस के साथ पतली तह की तरह पकाया गया एक खाद्य पदार्थ है, जिसे थुकमा बोलते हैं। अब आगे का जो चैप्टर है वो सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।